आप लोगों का इस समय नका गांव में मैं स्वागत करता हूं। लौका, ओके, लौका में आप लोगों का स्वागत है। और मैं डॉक्टर बुदला कोटी कांग्रेस से एक प्रबल दावेदार हूं 2027 में होने वाले विधायक के चुनाव के लिए। और सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए जो है वो ये है कि मैं आपका लोकल का कैंडिडेट हूं। एक ऐसा आदमी आज की डेट में विधायक चाहिए जो आपके विधानसभा का हो, लोकल सितारगंज का हो, जो आपके लिए लड़ सके। तो अभी मैंने यहां पर एक गाना बजाया था, ये हमको और तुमको खूब लड़ाएंगे, ये कुर्सी के भूखे देश बेच खाएंगे। ये आज की सच्चाई है। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, चाहे वो मोदी जी के रूप में हो, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के रूप में हो, या यूपी में योगी आदित्यनाथ के रूप में हो, हुआ क्या है कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। इसीलिए गाना 40 साल पहले किशोर कुमार ने गाया था, लेकिन ये गाना आज फिट बैठता है कि ये हमको और तुमको खूब लड़ाएंगे, ये कुर्सी के भूखे देश बेच खाएंगे। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई लड़वाई, मंदिर और मस्जिद की बात की, और खुद जो है देश को बेच कर खा रहे हैं और हमारी हालत दिन प्रतिदिन खराब कर रहे हैं। ये राम को पूजेंगे और रहीम को कोसेंगे, हिंदू को खुश करने के लिए मंदिर की बात करते हैं और मस्जिद को तोड़कर मुसलमान को परेशान करके सोचते हैं कि हिंदू खुश हो गया। ऐसे किसी भी देश का और किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता। इस परिस्थिति को बदलने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं। मेरी सोच विकासवादी सोच है और मैं सिर्फ विकास की बातें करता हूं। मेरी विकास की लड़ाई में पहली चीज है शिक्षा, एजुकेशन। मैं चाहता हूं कि गांव का सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम बने। सीधी बात और साफ बात, इस गांव का, प्रदेश के सारे गांव का, शहर का जितने भी सरकारी स्कूल हैं, इनको इंग्लिश मीडियम बनाया जाए। क्योंकि जब तक ये स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं बनेंगे, गांव में पढ़ने वाले बच्चों की एजुकेशन और शहर में पढ़ने वाले बच्चों की एजुकेशन बराबर नहीं होगी। और जब तक बराबर नहीं होगी, हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ये आज की जरूरत है और ये काम आज से 20, 25, 30 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। मैं सोचता हूं कि गांव के प्राइमरी स्कूल अगर है तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी भी उसके साथ जोड़ना चाहिए, ताकि 2.5 साल की उम्र से जो बच्चा स्कूल जाने लायक है उसे स्कूल भेज दिया जाए और वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के साथ 5 तक पढ़ते हुए आगे बढ़े। जब हम शिक्षा को बराबरी पर लेकर जाएंगे, तभी हम कल को इन बच्चों को भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, अच्छा नेता बनाने का सपना देख सकते हैं। वरना हमारा समाज 2 हिस्सों में बंट चुका है, अमीर का समाज और गरीब का समाज। अमीर का समाज जो शहरों में रहता है, गांव में बहुत कम लोग रहते हैं, अधिकतर शहरों में रहता है, उसके पास गाड़ियां हैं, बड़े घर हैं, दुकानें हैं, जमीनें हैं, उसके पास पैसा है, वो अमीर का समाज है। उसी के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, उसी के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। गरीब के बच्चे की कोई सुनवाई नहीं है, वो सिर्फ किस्मत के भरोसे पर लेबर बनने के लिए छोड़ दिया जाता है।
इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि हर सब्जेक्ट का टीचर वहां पर मौजूद हो। मैं आपके लॉ का स्कूल की बात करता हूं, मुझे कुछ पता है, जूनियर हाई स्कूल तक का स्कूल है और 5 टीचर पढ़ाने वाले हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो बता देना। 5 टीचर। अरे अगर एक टीचर गणित का, एक विज्ञान का, एक अंग्रेजी का, एक हिंदी का, एक एसएसटी का भी ले लोगे तो तब भी टीचरों की संख्या पूरी नहीं होती। प्राइमरी स्कूल भी है और जूनियर हाई स्कूल भी है, तो कैसे आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाओगे? एक कमरे में 3-3 क्लासों को ठूस कर पढ़ाई नहीं होती। तो सोचना पड़ेगा विकास के लिए, और विकास का पहला मुद्दा है शिक्षा। क्योंकि कल इन बच्चों को हम कहां देखना चाहते हैं, आज हमें इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और मेरी लड़ाई यही लड़ाई है। भाई साहब, ये तो बात सही है, लेकिन हम यहाँ 50 साल से बैठे हैं। मुझे पता है, खत्म हो गए, मुझे पता है। हमारा भाई पट्टा वाला, मैं उस बारे में भी बात करता हूँ, ठीक है। आपको बताएगा सब कुछ। दूसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, नालियां, पक्के घर, अच्छी वोल्टेज के साथ बिजली, पीने का साफ पानी, इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल और हॉस्पिटल, कम से कम 7 चीजें मिलकर, फिर से गिनवाता हूं, रोड, नालियां, पीने का पानी, बिजली, अस्पताल, स्कूल, पक्के घर, अच्छी सुविधाएं, ये 8 चीजें मिलकर किसी भी गांव का या शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती हैं। जब तक ये सारी की सारी चीजें 100% नहीं होंगी, हम विकास नहीं कर सकते। और आजादी के 80 साल बाद भी इनमें से एक भी चीज पूरी नहीं होती। आपके गांव में ही मैं आया, कहीं पर पक्का खड़ंजा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं पर कच्चा है, बहुत बुरी बात है। बिजली कैसी आती है मुझे नहीं पता, पक्के घर मुझे दिखाई नहीं देते, क्योंकि मेरी जानकारी में ये गांव पूर्ण रूप से गांव ना होकर के डैम की जमीन या जंगल की जमीन पर बसा हुआ गांव है। डैम की जमीन पे, डैम की जमीन पर बसा हुआ गांव है। अब प्रश्न है, जब 70 साल या 80 साल पहले गांव बस गया, तो फिर आज भी इसको डैम की जमीन पर बसा हुआ गांव कहना गलत हो जाता है। पिछली सरकारों की गलती थी, और उनसे भी बड़ी गलती इस क्षेत्र के नेताओं की थी, जिन्होंने इस गांव को पूर्ण गांव बनाने की कोशिश ही नहीं की। जब तक विधानसभा में आवाज नहीं उठेगी, एक कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम इस गांव को पूर्ण गांव का दर्जा नहीं दे पाएंगे। तो मेरी लड़ाई साफ सुथरे तौर पर इसको राजस्व गांव बनाने की नहीं है। सौरभ बहुगुणा जी का मैं कुछ दिनों पहले बयान सुन रहा था कि मैं लौका को, गौठा को राजस्व गांव बना दूंगा। 5 साल पहले भी उन्होंने यही बयान दिया था, 5 साल बाद फिर यही बयान दे रहे हैं। उससे पहले उनके पिताजी ने भी यही बयान दिया था। गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न है राजस्व गांव या वन ग्राम है क्या? क्योंकि हम में से मैं नहीं समझता आप लोगों को पता भी है दोनों क्या होते हैं। पता है भाई साहब, राजस्व गांव और वन ग्राम का बेसिकली ये वो ग्राम या गांव सभाएं होती हैं जिनकी जमीन, मैं वही बात कर रहा हूं, जिनकी जमीनें हमेशा सरकारी रहती हैं, केवल और केवल दिखावे के लिए एक पट्टा दे दिया जाता है, जो पहले 5 साल के लिए दिया जाता है, फिर सरकार चाहेगी तो उसे रिन्यू करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। सीधी कहानी है। लड़ाई होनी चाहिए पूर्ण गांव बनाने की, और मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि लड़ाई कैसे लड़नी है ये मुझे पता है। तीसरी चीज है आधार कार्ड को खत्म करने की लड़ाई।
इस आधार कार्ड ने हम सबकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। मैं खुद अपना आधार कार्ड 6 बार ठीक करा चुका हूं और आज तक ठीक नहीं हुआ। कमाल की बात है, 6 बार। कभी मेरे नाम का एच गायब हो जाता है, कभी ई गायब हो जाता है, कभी मेरे बच्चों के नाम का गायब हो जाता है। बस लगे रहो लाइन में, हर बार 100-150 रुपए देने के लिए तैयार। और कमाल की बात एक और है, यह आधार कार्ड सरकारी कागज नहीं है। उसका प्रूफ मैं बताता हूं। सन 2016 में मोदी जी ने एक प्राइवेट संस्था बनाई अपने दिल्ली में, उसके अंतर्गत आधार कार्ड बनाने चालू किए। जब आप अपना कोई भी सरकारी कागज बनाते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि उस पे पटवारी की मोहर होती है, तहसीलदार की मोहर होती है, एसडीएम, डीएम, इन लोगों की मोहर होती है। लेकिन इस आधार कार्ड पर किसी की कोई मोहर नहीं है। यह सीधे तौर पर एक प्राइवेट कागज है जो हमारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया। फिर हमारे बैंक अकाउंट खुलवाए गए और उसको आधार कार्ड से जोड़ दिया गया। और इससे क्या हुआ, शुरू में कुछ लोगों को 500 रुपए दिए गए 1-2 महीने, उसके बाद जितने पैसे उसमें पड़े थे वो बैंक निचोड़ के खा गया, या बैंक के रूप में सरकार खा गई। इस आधार कार्ड के लिए मेरी लड़ाई है। जब उस कागज का मेरे लिए कोई यूज नहीं है तो मेरी जिंदगी को जहन्नुम क्यों बना रखा है? उसको खत्म करना ही होगा, उसके लिए लड़ाई लड़नी ही होगी। तो कुल मिलाकर मैं विकास के बारे में ही सोचता हूं और विकास के बारे में ही बात करता हूं। आज कर क्या दिया? सरकार के मुद्दे हैं हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, किसी ने कुछ बोला तो पाकिस्तान चले जाओ। और आम आदमी के मुद्दे, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, रोजगार, इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आम आदमी के मुद्दों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो हम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहां जीना दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। हो सकता है यहां पर कई लोग बीजेपी के सपोर्टर हों और मेरी बात बुरी लग जाए। लो, सच्चाई को समझना पड़ेगा। 2014 के बाद हमको मिला क्या है? 400, 450 में मिलने वाला सिलेंडर आज हम 1050 रुपए का ले रहे हैं। 70,000 में आने वाली मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर, प्लेटिना, स्कूटी आज 1,10,000, 1,20,000 की हम ले रहे हैं। 1.5 लाख की हो गई है, ले रहे हैं। समझ रहे हो बात? कर्जा लेकर लेना पड़ता है, क्योंकि चलना है, काम करना है तो लेना तो पड़ेगा। मिलता था 70,075 में मिलता था। पेट्रोल, प्योर वाला पेट्रोल जो हमें 2014 से पहले 60 रुपए, 65 रुपए या 70 रुपए तक मिलता था, आज प्योर वाला पेट्रोल मिलता है 170 रुपए लीटर, और वो अपने सितारगंज में मिलता ही नहीं। कमाल की बात, अगर आपको प्योर पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिल में भराना है तो नजदीक में बरेली जाना पड़ेगा। हमको जो पेट्रोल यहां पर मिलता है मिलावटी पेट्रोल, जिसे E20 पेट्रोल कहते हैं, उसे हमें सरकार बेचती है 102 रुपए लीटर। कुल मिलाकर सीधी भाषा में हमारी बैंड बजा दी गई है, निचोड़ लिया गया है और हम निचोड़ते जा रहे हैं। 60 साल से बैठे हैं, हमारा कोई ना पट्टा हुआ ना सट्टा हुआ, इससे बात तो करिए। और कोई भरोसा नहीं है आप लोगों का। पट्टा तो छोड़िए, दिल्ली में तो रजिस्ट्री वाले घरों को तोड़ दिया। आप बिहार के यूट्यूब पे देखते होंगे, दिल्ली के देखते होंगे, सबको बेरोजगार, सबको बेघर करने के पीछे सरकार तुली पड़ी है।
उनका मकसद बड़ा साफ है, हम लड़वाते रहेंगे और कुर्सी पर बैठे रहेंगे, जनता जाए भाड़ में। अपने जुगाड़ में तो समझना पड़ेगा, इस समय कांग्रेस से 4 या 5 लोग प्रत्याशी के रूप में अपनी कोशिश कर रहे हैं। नारायण पाल, नवतेज पाल, करण जंग, एक मैं डॉक्टर बुदला कोटी, एक 5वां कोई बंगाली है शक्ति फार्म का, नाम ध्यान नहीं आ रहा। 5 लोग की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है, और अगर हम नहीं लड़े, अगर हम नहीं सुधरे तो हमें उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इसलिए अगर जब सर्वे यहां पर पार्टी करेगी और आप लोगों ने मेरा नाम लिया तो हो सकता है टिकट मुझे मिल जाए। तो आप लोग जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी बातों को दूसरों तक जरूर पहुंचाना। हमें लड़ना ही होगा, इस सरकार को बदलना ही होगा। और 2 ही पार्टियां उत्तराखंड में चलती हैं, बीजेपी या कांग्रेस। बहुत राजनीति हो गई धर्म के नाम पर, बहुत राजनीति हो गई हिंदू मुस्लिम पर। कितने लोग यहां पर हैं जो मुसलमानों से नफरत करते हैं? जानना चाहता हूं, वैसे ही हाथ खड़ा करके कह दो ईमानदारी से। हम नहीं करते मुसलमानों से नफरत, कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं मैं करते हैं। इस बात को हमेशा कहता हूं, मैं हिंदू गांव में भी समझाता हूं, और करना भी नहीं चाहिए। अरे भाई, वो कोई मुसलमान इसलिए है क्योंकि उसने मुस्लिम माँ की कोख से जन्म लिया है, और मैं हिंदू इसलिए हूं कि मैंने हिंदू माँ की कोख से जन्म लिया है। सरदार ने सरदार माँ की कोख से जन्म लिया है, और ईसाई ने ईसाई माँ की कोख से जन्म लिया है। धर्म का कोई रोल नहीं है, और विकास के आगे जब जब धर्म आएगा तब तब समाज पिछड़ जाएगा और देश पिछड़ जाएगा। धर्म का कोई हिसाब नहीं होता भैया, आज पिछड़ गया है, एक बार इसको उठाने की कोशिश दोबारा करनी है। ये मोदी जब से आया है तब से उसका ये धर्म कहीं चल गया है। ये काटो तभी खून एक ही धार चलेगा ये। एक मिनट, बात करो रहे हैं। ऐसा नहीं है। होता क्या है, 2 पहलू हैं। अगर हम पंजाब का पहलू देखें, पिछली बार अगर आप देखोगे तो पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई है, जबकि मशीनें तो तब भी थी। तो ठीक है, गड़बड़ झाला है, हम उसको पूरी तरह नहीं रोक सकते, क्योंकि मोदी जी तानाशाह आदमी हैं। वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन कोशिश फिर भी करनी है। इस तानाशाही के बीच में लड़ना तो है ही। कब तक बुरा होता रहेगा करके हम चुप बैठे रहेंगे? तो हमें आगे आना ही होगा। तो आप मेरी बात को आगे तक जरूर पहुंचाइएगा, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि तस्वीर बदलना किसे कहते हैं, मैं दिखाऊंगा कि नेतागिरी किसे कहते हैं। बदलाव की सोच को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो माइक पकड़कर अपनी बात कह सकता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? दीजिए प्लीज। अभी इन्होंने मुफ्त के राशन की बात की, सिर्फ प्रचार है, क्योंकि तेल तिल से ही निकलता है। जब मुफ्त का राशन दिया गया तो मैं आपको एक बात बताता हूं, 2014 तक जब कांग्रेस इस राशन को देती थी तो 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, 11 रुपए किलो देती थी। आज उस राशन को मुफ्त कर 150 रुपए बनता है टोटल। लेकिन गैस सिलेंडर जो ब्लैक में 600 रुपए का मिल जाता था, आज वो नगद बिना ब्लैक के 1050 रुपए का मिलता है। आपके घरों में आने वाली मोटरसाइकिल जो 70,000 में आ जाती थी, आज 1.5 लाख की आती है। आपके बच्चों की फीस, मैं उम्मीद करता हूं यहां से कई बच्चे शहर जाते होंगे। अगर हम यहां के स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बना देंगे तो आप समझते हैं 2 बच्चे अगर किसी के स्कूल में पढ़ते हैं तो कितनी फीस बचा लेंगे आप
इंग्लिश मीडियम स्कूल के हिसाब से कम 6,000 रुपए महीना, साल का होता है 12,72,000। उस राशन का केवल धोखा है। दिया क्या स्मैक, जवानी को बर्बाद करने के लिए नशा गांव गांव। मैं परसों पंडरी में घूम रहा था, यकीन नहीं करेंगे कि 13-14 साल के बच्चे नशेड़ी बन चुके हैं। 13-14 साल, क्या उम्र होती है नशेड़ी बनने की। हर आदमी को मोबाइल के पीछे लगा दिया गया है। सुबह उठो मोबाइल देखो, सोते समय तक मोबाइल देखो, खाते समय तक मोबाइल देखो, फिर सो जाओ थक कर। मोबाइल देख देख के थक जाओ और सो जाओ। अगले दिन फिर उठो, फिर मोबाइल देखो, क्योंकि रील देखकर खुश हो जाओ। काम मत मांगना। रोजगार देने की स्थिति में सरकार नहीं है। 1 लाख, एक मिनट भाई साहब, 1,20,000 सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं देश में। 1,20,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं देश में। इसका मतलब है, आप समझते हैं कितने बच्चे पढ़ाई से महरूम रह जाएंगे। स्थितियां गांव की कैसी है मैं आपको बताता हूं। ये भाई साहब शाम को 6 बजे पी के टाइट है, शाम के 6 बजे। मुझे नहीं पता काम क्या करते हैं, मुझे नहीं पता परिवार कैसे चलता है, मुझे नहीं पता रोजी रोटी का साधन क्या है। मुफ्त का राशन लेके ही खुश है। बोलो जय श्री राम, जय मोदी, तय मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी करते रहो। कोई नहीं बोलेगा। है मंदिर बना दिया, बोले अयोध्या आ जाना, बिना पैसे के अयोध्या चले जाना। कौन भगवान बिना पैसे के बुलाता है? मंदिर जाने के लिए भी पैसा चाहिए। और वहां 2 टाइप के लोग मिलते हैं। एक अमीर आदमी जो कोट पैंट पहनकर अकेले चल रहा होता है साइड से, और एक गरीब आदमी जो लाइन में लगा होता है लंबी। सुबह 6 बजे लगता है तो शाम को 6 बजे मंदिर के गेट पे पहुंचता है। उसके बाद पुलिस वाला एक मारता है हाथ और एक मारता है लात, और जरूरत पड़ती है तो लठ भी बजाता है, कहता है चल आगे बढ़। इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। अगर आप मानते हो तो ठीक है, मैं पूजा पाठ नहीं करता इसलिए ऐसी बात कर रहा हूं। मेरे लिए इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, क्योंकि मेरे लिए विज्ञान है। बीमार पड़ो तो अस्पताल विज्ञान है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर विज्ञान है, स्कूल विज्ञान है, गर्मी लगे तो पंखा चलाओ विज्ञान है, कूलर चलाओ विज्ञान है, मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूं तो एसी चला लेता हूं विज्ञान है, इस मोबाइल विज्ञान से चल रहा है, ये माइक विज्ञान से चल रहा है। आज की डेट में आपकी मोटरसाइकिल विज्ञान है, कार विज्ञान है। कौन सा भगवान है जिसने खुद बना के दे दिया हो? पूछ लेना, बना दे हे राम। कभी नहीं, वो सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है और हमारी सोच में है, बस बात खत्म। और यही सरकारें आज की डेट में चाहती हैं, गरीब आदमी धर्म में उलझा रहे और अमीर आदमी नोटों की रोटी तोड़े, बात खत्म। कुर्सी बैठ के नेताओं का बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, अमीर आदमी का बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, कभी कांवड़ लेने जाते नहीं दिखाई देगा। कभी मुसलमान, गरीब मुसलमान का बच्चा नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा, वहीं आप अमीर मुसलमान के बच्चे गौड़ी खेड़ा के मलिक परिवार को देख लेना, कभी नजर नहीं आएगा। उनको कुर्ते पजामे से लेना देना नहीं है, उनको लंबी दाढ़ी से लेना देना नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया हर हाल में बरसना चाहिए, चाहे दिन जुम्मे का ही क्यों ना हो, उनके लिए कोई जुम्मा नहीं होता। पैसा कमाने वाले आदमी के लिए मंदिर की कोई वैल्यू नहीं है, वो मंदिर भी इसलिए बनाता है कि अपने लिए पैसा कमाएगा, बात खत्म। अगर अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है तो बीजेपी ने अपने लिए बनाया है, इसीलिए वहां चोरी हो गई। केदारनाथ में इन्होंने सोने की दीवालों में चादरें लगाई थी। मैं केदारनाथ 3 बार जा चुका हूं, मैं पूजा पाठ नहीं करता लेकिन मेरे बच्चे करते हैं, तो ठीक है, उनका सम्मान रखना भी मेरा काम है। तो घूमने चला गया, अच्छा लगता है पहाड़ों पर बर्फ को देखना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखना, किसको अच्छा नहीं लगता? हरे भरे बुग्याल देखना किसको अच्छा नहीं लगता? चला गया, बहुत अच्छी जगह थी। इन्होंने सोने की परतें लगाई, चादरें लगाई, और उसके बाद
अखबार में एक दिन खबर आती है केदारनाथ मंदिर का सारा सोना चोरी हो गया। कैसे हो गया भाई? पुलिस वहां लगी हुई है, ऐसा कोई मुझे चोरी कर आर्मी वहां लगी हुई है, चादरें उतरकर कहां चली गई भाई? बिना साठ गांठ के और बिना सरकार के कुछ नहीं हिलता। हमको इस बात को समझना होगा। तो मेरी आवाज आप तक पहुंची है, इसको आप लोग आगे बढ़ाइएगा प्लीज। अभी नहीं, आगे बढ़ाइएगा, बनाएंगे ना। ठीक है? अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें मैं बनाऊंगा। शुक्रिया। बोले थे ना